नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रिच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जानकारी के स्रोत। ठीक है, आज पार्ट 2 में अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके सिलेबस के अनुसार ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्रोतों की बात कर ली। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दे रखा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो विजय है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ना, जो अपन प्रारंभिक इनका जीवन और जाति के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में है ना जो अपन इनकी विजयों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विजय है ना जो मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूँ मैप के आधार पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रारंभिक जीवन एवं जाति। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन अंधकार में है। अंधकार में इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है उनके संदर्भ में। किस बात को अपन सही माने? यूनानी इतिहासकार कुछ लिखते हैं, तो भारतीय जो लेखक हैं वो अलग लिखते हैं। तो किसकी बात को सही माना जाए? कौन हमें अच्छी तरीके से उनके बारे में समझा पाए? इसलिए अंधकार में जीवन उनका माना जाता है। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों द्वारा उल्लेखित नाम। ठीक है, ये यूनानी इतिहासकार जो थे वो विदेशी थे, भारत के तो थे नहीं। लेकिन ये भारत में जब आए सिकंदर के साथ, तो यहाँ पर रुके, तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें है ना जो इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये उनके नाम बताते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार क्या क्या नाम बताता है वो देख रहे हैं अपन। ठीक है, इतिहासकार यानी यूनानी इतिहासकार और नाम। ठीक है, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, ये 3 विद्वान ऐसे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या बताते हैं? सैंड्रोकोटस। ठीक है, सैंड्रोकोटस के नाम बताते हैं इसका। ठीक है, एपियन और प्लेकार्ट। ठीक है, ये क्या बताते हैं? एंड्रोकोटस। फिलार्कस, ये क्या बताते हैं? सैंड्रोकोप्टस। ठीक है, तय है ये। तो इस प्रकार इन्होंने अपने अपने तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम बता दिए। ये नाम भी है ना जो यूनानी शब्दावली के लग रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट: यूनानियों के उपयुक्त सभी नाम, यानी ये उपयुक्त सारे के सारे नाम चंद्रगुप्त मौर्य के पर्यायवाची हैं, यानी इनके पर्यायवाची चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है उससे संबंधित ये सारे के सारे। ठीक है, पर्यायवाची दूसरे रूप। नोट: सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1793 में, ठीक है, इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, यानी शॉर्ट में लिख रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़कर अपना मत प्रतिपादित किया। ऊपर के जितने भी नाम दे रखे हैं ये विद्वान थे, इन्होंने है ना जो 1793 में एक समीकरण बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसको जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय लेखकों द्वारा उल्लेखित नाम। अब ऊपर के तो हमने देखिए कि यूनानी जो इतिहासकार थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का अपना अपना तरीके से नाम बता दिया, लेकिन भारतीय लेखकों ने भी तो काफ़ी कुछ लिखा है ना, तो इतिहासकार या लेखक। ठीक है, विशाख दत्त, बार बार सुनते हो आप विशाख दत्त का नाम। इन्होंने मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा, तो उसमें ये वर्णन दे रहा है। ठीक है, तो नाम बताते हैं ये चंद्रश्री, जिसे चंद्रश्री भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये नाम बता दिया। दूसरा पी अरदर्शन, जिसे अपन बोलते हैं प्रिय दर्शन। ठीक है, और तीसरा नाम इन्होंने बता दिया विरसल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नोट देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के संबंध में अनेक साक्ष्य मिलते हैं जो अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधी हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश रहा उसके संबंध में काफ़ी साक्ष्य जरूर मिलते हैं, लेकिन वो अस्पष्ट हैं और परस्पर एक दूसरे से विरोधी भी हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति। ऊपर तो हमने नाम ही नाम देख लिए कि किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया। अब अपन है ना जो इसकी जाति के बारे में पता लगाएंगे कि कोई कहता है शूद्र है, तो कोई कहता है क्षत्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर 2 मत प्रचलित हैं। अब ये 2 मत क्या हैं आगे देखते हैं। तो 2 मत क्या क्या हैं देखो। क्या वह शूद्र था? जैसे समाज में 4 वर्ण बांट दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र का मतलब तो ये हुआ कि वो निम्न जाति का था। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम है ना जो अपन की खुद की मनगढ़ंत बातें हैं ना जो इसमें शामिल नहीं कर सकते। जब तक आप प्रमाण देकर नहीं लिखोगे तब तक आपका लिखना निरर्थक है।
ये बात ध्यान में रखना। तो जो प्रमाण दिए गए हैं उसके आधार पर ही आपको लिखना होगा, अन्यथा आप मत लिखो, ठीक है। तो पहला देखो यहाँ पर प्रमाण दे रहा है, श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की उपपत्नी मुरा का पुत्र बतलाया और इसके आधार पर मुरा से उत्पन्न होने के कारण वह मौर्य कहलाया। अब एक विशेष बात आप ध्यान में रखना कि YouTube पर इस पर नाटक भी बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, जिसमें है ना पूरी कहानी दिखाई गई है, लेकिन वो नाटक जो है ना, वो सीरियल जो है ना, वो बीच में ही छोड़ दिया गया। यानी मैंने 100 या 100 से ऊपर एपिसोड देखे हैं, लेकिन उसके बाद में है ना जो नाटक बनाने वाले हैं उनके बीच में कुछ विवाद हो गया, इस कारण है ना जो उस नाटक को आधा ही छोड़ दिया गया। तो वो बहुत खतरनाक नाटक है, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप चीज़ें देखते हो तो उसको भी देख लो, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं कि जो नंद की जो उपपत्नी थी मुरा, उसका पुत्र बतलाया इस चंद्रगुप्त मौर्य को। ये जो मुरा थी ना, वो जो नंदवंश मगध साम्राज्य का प्रमुख राजवंश रहा। तो ये है ना जो गणानंद, उसकी पत्नी बताते मुरा को, और ये जो मुरा है ना जो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ थी। इसके आधार पर मुरा से उत्पन्न होने के कारण, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मुरा से उत्पन्न हुआ, इस कारण है ना जो वह मौर्य कहलाया, और उसके नाम क्या लगा दिया गया, मौर्य, ठीक है। इसके बाद में है ना जो गणानंद ने इस मुरा को मरवा भी दिया था, यानी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की माँ को है ना जो मरवा दिया था। इसके बाद में बचपन से ही इसका जीवन बहुत बेकार गुजरा। देखो पुराणों में क्या बोला गया, पुराण, ठीक है। पुराणों में मौर्यों को शूद्र कहने से इनकार किया है, यानी जो पुराण है ना वो मौर्य जो थे ना उनको शूद्र मानता ही नहीं है। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना। और इन्होंने स्पष्ट किया कि मौर्य वर्सेज नंदों में, ये वर्सेज है ना जो आप मतलब क्या ना, ठीक है, जब लिखो तब यहाँ पर क्या डालोगे, मौर्य और नंदों से कोई भी रक्त संबंध नहीं थे। यानी ये बताने का पुराण ये बता रहा है कि भाई मौर्य जो थे ना जो शूद्र नहीं थे। दूसरी बात ये स्पष्ट कर रहा है कि मौर्य और नंदों के बीच में रक्त संबंधित कोई संबंध थे ही नहीं, यानी इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं थे। क्योंकि आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था और नंदों के बीच में तो शत्रुता थी, तो फिर इनके बीच में संबंध नहीं हो सकते। अब यहाँ पर इतिहासकार ये घोषित कर देना कि इन दोनों के बीच में संबंध थे, तो भाई फिर तो मौर्य जो शूद्र बन जाएंगे, क्योंकि नंद जो थे ना वो शूद्र थे। इसीलिए पुराण इसको इनकार करते हैं, क्योंकि ऊपर उन्होंने शूद्र नहीं थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने बात को इनकार कर दिया। आगे प्रमाण देखते हैं। तीसरा, विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ मुद्रा राक्षस में बतलाया कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का एक अवैध पुत्र था, अर्थात किसी भिन्न जातीय पत्नी का पुत्र था। विशाख दत्त ने है ना जो मुद्रा राक्षस में स्पष्ट कर दिया है कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना वो नंदराज, यानी ये नंदरातन गणानंद था, ठीक है। तो इसका एक अवैध पुत्र था। अवैध पुत्र क्या होता है, इसने है ना जो दूसरी औरत थी उससे शादी नहीं की, और वैसे ही यौन संबंध बनाकर उससे जो उत्पन्न हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या पड़ गया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नोट, विशाख दत्त ने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। वृषल शब्द का प्रयोग ये करता है। इस वृषल शब्द का अर्थ विद्वानों ने शूद्र बतलाया है, और बाकी के जो विद्वान है ना उन्होंने बोला कि भाई साहब ये तो है ना वृषल शब्द का अर्थ तो है ना जो शूद्र है। इस प्रकार वो बातें करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि शूद्र को लेकर है ना जो क्या क्या प्रमाण है, विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसको शूद्र बनाने का प्रयास किया। अब अपन देखते हैं क्या वह क्षत्रिय था, क्या वो क्षत्रिय समाज से था। भाई राजा है तो क्षत्रिय समाज से हो सकता है। समस्त बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजवंशीय क्षत्रिय बतलाते हैं। यहाँ पर देखो जितने भी बौद्ध ग्रंथ मिलेंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय घोषित करने में तुले हुए हैं, जिसमें से महावंश वह मौर्य क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ था।
ये बोल रहा है महावंश कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ था। इससे तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भाई क्षत्रिय था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात आएगी यहाँ पर। ठीक है, वो तो नाम जाति ये हमने जाना है, लेकिन इसकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में विजय का उल्लेख वो अपन पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य सही अर्थों में भारत का प्रथम सार्वभौमिक सम्राट था। सार्वभौमिक सम्राट का मतलब क्या होता है? जिसकी सत्ता को पूरा भारत स्वीकार करे वो सार्वभौम है। वैसे अदर में भी आप देखोगे कि सत्ता जिसकी शक्ति को सब स्वीकार करें, ठीक है, वह एक युग पुरुष था। परंतु ऐसे व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इतना बड़ा सम्राट था लेकिन उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो रही है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार। अब ये टीकाकार क्या होता है? जो टीका लिखता है। अब ये टीका क्या होती है? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी ग्रंथ पर यदि टीका लिखी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका सार रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। सार रूप यानी उसमें जो मेन बातें इकट्ठी करके कहानी के रूप में जो लिखा जाता है उसे टीका कहते हैं। तो मुद्रा राक्षस को शॉर्ट में लिखा किसने? ढूंढीराज ने। उसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से लिखते हैं। ठीक है, ये एक राजा हुआ सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, ये एक राजा था, ये लिख रहा है ढूंढीराज। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सर्वार्थ सिद्धि जो राजा था उसके दो रानियां थी। एक रानी का नाम था सुनंदा जो सतरानी थी। ठीक है, और दूसरी जो रानी थी वो मूरा थी जिसे शूद्र यानी शूद्र थी ये। ठीक है, तो एक एक के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सुनंदा जो थी ना उसके 9 पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है, इसके बाद में है ना जो ये क्या कहलाए? 9 पुत्र नवनंदराज कहलाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि मुर्रा जो थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो मौर्य कहलाया। अब इस मौर्य के है ना जो 100 पुत्र उत्पन्न हुए जिसमें से सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नोट, नवनंदों ने मौर्य के 99 पुत्रों को मरवा दिया और शेष चंद्रगुप्त बच गया। यहाँ पर देखो हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि नवनंदराज ये जो 9 पुत्र थे इन्होंने क्या किया कि मौर्य के जो 100 पुत्र थे उनमें से 99 पुत्रों को मरवा दिया जिसमें से एक पुत्र बचा जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने घनानंद को पराजित करके, यानी घनानंद भी बोल सकते हो धनानंद भी बोल सकते हो, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या? अब अपन है जो इसकी विजय देखने वाले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। ठीक है, पहली जो विजय रही पंजाब और सिंध विजय। ठीक है, सबसे पहले है ना जो अपन पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में मैं नक्शे के आधार पर समझाऊंगा। पूरा पढ़ लेते हैं एक बारी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी यूनानी सेना ने जगह जगह भारतीय लोगों का नरसंहार किया। इस घटना से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दुखी होकर भारतीय जनता को यूनानियों के प्रति भड़काया और उनमें राष्ट्र भावना का विकास किया। ठीक है, यहाँ पर आप एक विशेष बात ध्यान रखना कि यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो सिकंदर जो था वो यहाँ से प्रवेश, ये जो हिंदू कुंज पहाड़ है यहाँ से वो भारत में प्रवेश करना चाहता था और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो गया था क्योंकि यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरा का पूरा हिमालय है जो कितना ऊंचा आप सोच सकते हो। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा, आप सोच सकते हो कितना ऊंचा है। तो यहाँ से वो प्रवेश नहीं कर सकता था लेकिन यहाँ से उसने प्रवेश किया और इन क्षेत्रों को जीतता हुआ हिरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान इनको जीतता हुआ वो भारत में प्रवेश करने वाला था। लेकिन उसके सामने समस्या आ गई कि सिंधु नदी थी, इसको पार करने में उसको कठिनाइयाँ हो रही थी।
फिर है ना जो किसी कारण जैसे जैसे करके ना भारतीयों की सहायता लेकर उनको पैसे देकर वो इसको पार करने ही वाला था। यहाँ पर जो झेलम नदी है इसको भी पार करने वाला था और उसने काफ़ी हद तक है ना जो वो सक्सेस भी हुआ। और यहाँ पर ये पंजाब देख रहे हो और ये सिंध प्रदेश देख रहे हो, तो हमने पंजाब और सिंध विजय तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि मगध साम्राज्य पर कौन बैठा है, गणानंद बैठा है। लेकिन चाणक्य इसके दरबार में क्यों गया था, क्योंकि इसको बताने गया था कि भाई यहाँ पर है ना जो ये सिकंदर है ना जो बढ़ता ही जा रहा है और पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा और भारत अंजू झेल नहीं पाएगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो रहे थे भारत के तो। और चाणक्य एक सच्चा देशभक्त था, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, तो वो इससे अवगत कराने के लिए गया था। मानचित्र उसके यानी अपने साथ में मानचित्र भी लेकर गया था, लेकिन इसने बुरी तरीके से अपमान किया। इसके बाद में इसने सोचा कि मैं एक यानी इसको चुनौती भी दे दी, और आपको पता है चुनौती क्या दी इसने। चुनौती देने के बाद में ये एक ऐसे शासक की तलाश में निकल गया जो इसके गद्दी से हटा सके। लेकिन उसने सबसे पहले अपने देश को प्राथमिकता दी। उसने सोचा कि जो सिकंदर है ना इसको हटाया जाए पहले, तो उसके बाद में है ना जो अपन इस गणानंद को है ना जो पराजित कर देंगे, इसको तो कभी भी मार देंगे साले को। सबसे पहले है ना जो इसको हटाने की सोची, इसीलिए इसने क्या किया कि पंजाब और इस सिंध प्रदेश को इस सिकंदर से है ना जो मुक्त करा दिया। और वही चीज़ है ना जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सिकंदर ने है ना जो भारत पर आक्रमण किया और उसकी सेना जो थी ना यूनानी था ही, आपको पता है कि सिकंदर यूनानी था। तो इसकी सेना ने है ना जो बहुत रक्तपात किया, भारतीयों को मारा, खदेड़ा यहाँ से। इससे है ना जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत गुस्सा थे, इसीलिए इन्होंने है ना जो भारतीय सेना को भड़का दिया यूनानियों के प्रति कि भाई ये है ना जो पूरे भारत पर हमला कर देंगे, यानी पूरे भारत पर अधिकार कर देंगे, इसलिए अभी ही इनको खदेड़ना चाहिए। और इन भारतीयों के अंदर है ना जो राष्ट्र भावना का विकास करने का उन्होंने प्रयास किया। राष्ट्र भावना एक ऐसी भावना है जिससे सारे लोग एकत्रित होकर शत्रु से लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने पूरे जोर शोर से है ना जो पूरी तरीके से मैंने समझा दिया, कसर नहीं छोड़ी। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। जस्टिन ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी भारत की लड़ाई का नेतृत्व चंद्रगुप्त कर रहा था। तो पश्चिमी भारत ही तो हो गया ना ये सारा का सारा, पंजाब और सिंध विजय, यानी ये एरिया सारा का सारा है ना जो ये एरिया पश्चिमी तो हो गया ना। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन बोल रहा है, ठीक है, ये हिल जाता है। उसको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। अधिक परिश्रम क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि भाई उनके अंदर जो राष्ट्र भावना का विकास हो चुका था, इसलिए नहीं करना पड़ा। जैन ग्रंथ के अनुसार इस लड़ाई के लिए धन की व्यवस्था चाणक्य ने की थी। उन्होंने स्थानीय राजाओं से सहयोग मांगा था, क्योंकि चाणक्य के पास में धन थोड़ी था। उसने जो वहाँ के राजा थे, भारत के जो स्थानीय राजा थे, उनसे धन मांगा कि भाई हमें ना जो सिकंदर का आक्रमण कर रहे हैं, आप धन दो, नहीं तो आपके साम्राज्य भी छिन जाएंगे। ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी। चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व तक झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश यूनानियों से छीन लिया। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, झेलम से लेकर सिंधु तक, यानी जो झेलम थी ना, ये झेलम देख रहे हो ना, ये यहाँ पर देखो, थोड़ा पास में कर लेता हूँ, आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा ना। ये देखो झेलम का एरिया, ठीक है, ये और इस यानी इसके आसपास के एरिए को है ना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन यूनानियों से छीन लिया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ रहा है मगध विजय। अब है ना जो इसने विदेशी आक्रमण को पूरी तरीके से इन दोनों ने रोक लिया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। अब है ना जो इस क्रूर राजा घनानंद की बारी थी, जो यहाँ पर छुप कर बैठा था। ये देखो ये एरिया, इस एरिया में, ठीक है। तो इसको तो यहाँ से खदेड़ दिया, सिकंदर चला गया, मर गया सिकंदर, क्योंकि उसको बुखार हो गया था। और बहुत सारे उसके लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि उसको जहर देकर मारा गया था, किस प्रकार मृत्यु हुई थी, लेकिन अधिकतर तो ये बोलते हैं कि उसको बुखार हो गया था। तो मगध साम्राज्य इसको यहाँ से हटाएंगे अब, क्योंकि पहले तो देश को प्राथमिकता दी इन दोनों ने, अब है ना जो इसको खदेड़ेंगे, बदला लेंगे अब। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब सिंधु
विजय के बाद चाणक्य के सहयोग से नंदों की विशाल सेना को पराजित कर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ऊपर पंजाब और सिंध विजय इन्होंने प्राप्त कर ली। इसके बाद में है ना जो गणानंद को बुरी तरीके से पराजित किया, क्योंकि मगध साम्राज्य का शक्तिशाली राजा था गणानंद और उसकी विशाल सेना थी, इसलिए बुरी तरीके से उनको पराजित कर दिया। और गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा और चाणक्य उसका प्रधान बना। ठीक है। इसके बाद में तीसरा है सेल्यूकस से युद्ध। अब एक विशेष बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कि जब सिकंदर भारत से लौटा तो ये जो सेल्यूकस है ना वो उसका प्रमुख सेनापति था। तो किसी कारण बस सिकंदर को मार डाला ना, उसके बुखार हो गया, जहर देकर मारा गया। तो इसके अंदर है जो भारत के प्रति क्रोध की भावना थी, और इन्होंने है जो यहाँ पर शपथ देकर गया था कि एक दिन मैं अवश्य लौटूंगा और भारत पर आक्रमण करूंगा, क्योंकि सिकंदर की सेना भी हार मान चुकी थी, क्योंकि वो सिंधु नदी को पार उन्होंने किया, बहुत सारे युद्ध लड़े, तो सेना भी जवाब दे चुकी थी। तो इसने जाते जाते है ना जो शपथ ली थी कि मैं भारत पर जरूर आक्रमण करूंगा। यहाँ पर देखो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में जीते गए प्रदेशों के विभाजन को लेकर, और यहाँ पर आप है ना जो एशियाई प्रदेश भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस विभाजन को लेकर उसके सेना नायकों में युद्ध हुआ, जिसमें से सेल्यूकस और एंटिगोनस के बीच युद्ध हुआ और सेल्यूकस विजयी रहा। इसके बाद में उसने निकेटर की उपाधि धारण की। अब एक विशेष बात आप ध्यान में रखना कि इनके बीच में युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रदेश वो ऑलरेडी जीत चुके थे। ठीक है। अब सिकंदर तो मर गया, लेकिन उसके जो सैनिक थे उनके बीच में युद्ध छिड़ गया कि भाई ये क्षेत्र इसका तो ये क्षेत्र मेरा, तो ऐसे युद्ध छिड़ गया। तो सेल्यूकस, और मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि सेल्यूकस, हाँ यहाँ पर आप देखोगे, हाँ सेल्यूकस और एंटिगोनस के बीच में युद्ध हुआ, और ये एंटिगोनस है ना जो मिस्र भाग गया और सेल्यूकस इस पर विजय हो गया और इसे निकेटर की उपाधि धारण कर ली। इसके पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि शपथ लेकर गया था कि मैं भारत पर जरूर आक्रमण करूंगा, और इसने आखिरकार में आक्रमण किया। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि अब मगध साम्राज्य की गद्दी पर गणानंद जैसा क्रूर राजा नहीं बैठा था। अब तक मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो चुका था। सेल्यूकस के आक्रमण की सूचना मिलते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक विशाल सेना के साथ उसकी सेना का मुकाबला किया और सेल्यूकस पराजित हुआ और दोनों पक्षों के बीच संधि हुई। यानी सेल्यूकस जब आक्रमण करने वाला था तो सूचना मिल गई थी। अब इस सूचना को लेकर है ना जो विशाल सेना खड़ी कर दी इन्होंने और इसका डटकर मुकाबला किया और आखिरकार में सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। और इसके साथ में एक संधि हुई जिसमें देखो क्या क्या देगा। ठीक है। पहला, हिरात, कंधार, काबुल, मकराना और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गए। अब देखो यहाँ पर जो प्रदेश गणानंद ने खोए थे अपनी अय्याशी में, वो प्रदेश है ना जो चंद्रगुप्त मौर्य भारत को दिला रहा है। देख यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया ना, हिरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और ये आप देख रहे हो मकरान, ये सारे के सारे प्रदेश सेल्यूकस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि बुरी तरीके से पराजित हो चुका है, बेटे कोई नहीं दे रहा। ठीक है। इनके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। सेल्यूकस इसके बदले में 500 हाथी इसको दे रहा है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। अब भाई साहब इसकी जो पुत्री थी उसको भी ले लिया विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ले भाई ले जा, तू मेरी बेटी ले जा तू मेरी बेटी को ले जा भाई। इसके बाद में है ना जो चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक एक राजदूत भी भेजा। जो सेल्यूकस था उसने मेगास्थनीज को भेजा इसके दरबार में। ठीक है। काफ़ी समय तक रहा और इसके बाद में ये इंडिका भी लिखेगा। इस संधि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारतीय साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी से आगे बढ़कर अपनी वैज्ञानिक सीमा तक पहुंच गई। क्योंकि भारत जो था ना वो पहले यहाँ तक उसका अधिकार था, लेकिन सिकंदर के आक्रमण ने है ना जो ये प्रदेश छीन लिए पूरे के पूरे। लेकिन सेल्यूकस की जो संधि हुई उसमें ये सारे के सारे प्रदेश मिल गए, तो भारत की जो मेन सीमा थी वैज्ञानिक यहाँ तक उसका अधिकार हो गया। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और खोए हुए प्रदेशों को वापस से चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल किया। इस प्रकार का राजा भारत में
कभी कभी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने है ना जो पूरा आज जोर लगा दिया है आपको समझाने के लिए। तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।